दोस्तों, ज्ञान मीमांसा की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, हमने हिंदी भाषा का मैराथन क्लास स्टार्ट किया था, जिसमें जो है हमने पूरा हिंदी भाषा को जो है एक ही वीडियो में कंप्लीट किया है। अब जो है इस वीडियो में हम जो है हिंदी भाषा का 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अगर आपने इससे पहले जो मैराथन क्लास है हिंदी भाषा का, उसका वीडियो डला हुआ है हमारे चैनल में, आप जाके देख सकते हैं उसमें। अगर उसको आप देख लेंगे तो ये जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगा सी सेट के लिए हिंदी भाषा का। ठीक, तो चलिए हिंदी भाषा एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, जिसमें क्या रहेगा 100 क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें हम लोग मुख्य रूप से ऐसे टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो हमने ये मैराथन क्लास में भी पढ़ा भी है, और जो कुछ टॉपिक छूट गए हैं उन टॉपिक को भी लिया है। ठीक, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम पैटर्न में पूछा जा रहा है उसी प्रकार का जो है क्वेश्चन है। ठीक, तो हम जो है इसे स्टार्ट करते हैं करना। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका जो हिंदी भाषा का इसका पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में डल गया है। तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम से पहले जो बीच में ब्रेक दिया रहते हैं, 3 घंटे का जो ब्रेक रहता है, उसमें एक बार आप जो है हिंदी भाषा के जो पीडीएफ है उसे एक बार एटलीस्ट पढ़ लीजिएगा, ताकि वहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाए। ठीक, तो चलिए अब जो है हम सीधा स्टार्ट करते हैं प्रश्नों से। तो देखिए, यहाँ सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, यहाँ सूची दिया गया है, उसे आपको सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में उपभाषा दिए गए हैं और दूसरे सूची में दिया है क्या दिया गया है, बोली। तो कौन सी बोली जो है किस उपभाषा के अंतर्गत आता है, ये बताना है आपको। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इसे हम पढ़े ही थे, तो आप सबको पता ही होगा। जैसे कि देखिए, इसमें कौन कौन सा आपको जो पहले पता है उसे देख लीजिए। जैसे अवधि, तो अवधि हम पूर्वी हिंदी के अंतर्गत देखे थे। कौन कौन सा? अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी हमारा। ठीक, तो ये 3 भाषा जो है किसके अंतर्गत? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। ठीक, वही हम देख सकते हैं। एक उसका हो गया, सी का जो है 2 हो गया। तो सी का 2 देख सकते हैं हम कौन कौन से में है। ये सी है, सी का 2 जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो ऑप्शन इसका एक ही है, अगर आपको पता है तो भी आपका आंसर लगा सकते हैं। ठीक, बाकी ऑप्शन का भी आंसर देख लीजिए। तो पहला का क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी का हो जाएगा, इसका जो है बुंदेली। पश्चिमी हिंदी का होता है बुंदेली। और राजस्थानी भाषा के कौन सा हो जाएगा? मेवाती राजस्थानी का है। और पहाड़ी हिंदी, इसका भी देखे हैं पहाड़ी क्षेत्र में जो है गढ़वाली और कुमायूं, ये सब जो है पहाड़ी हिंदी के जो है भाग है। ठीक, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, वर्तमान में कितने भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो आपको मैं पूरा शास्त्रीय भाषा को एकदम डिटेल से पढ़ाया था इसमें। तो शास्त्रीय भाषा ईयर वाइज जो है आपको बताया था कि टोटल जो है कितने भाषा अभी तक के शास्त्रीय भाषा कब कब जोड़े गए थे इन सबको। तो देखिए, शास्त्रीय भाषाओं की संख्या पूछा गया है। तो वर्तमान में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितना हो गया है? 11 हो गया है। इससे पहले जो है 2024 से पहले शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितना था? तो वो जो है 6 था। ठीक, तो इस वर्ष जो है 5 नए भाषा को जोड़ा गया 2024 में। ठीक, तो एक बार और देख लीजिए आप, 2004 में पहली बार जोड़ा गया था। 2004 में प्रथम भाषा तमिल को जोड़ा गया था। ठीक, तमिल को पहले जोड़ा गया था। उसके बाद फिर 2005 में जो है संस्कृत को जोड़ा गया था। उसके बाद फिर 2008 में 2 भाषा को जोड़ा जाता है। 2008 में कौन कौन से 2 भाषा थे? एक तेलुगु था और दूसरा जो है कन्नड़। तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में जोड़ा जाता है। फिर 2013 में कौन कौन से भाषा जुड़ते हैं? मलयालम जो है एक भाषा 13 में, और 2014 में जो है एक भाषा जुड़ता है। कौन सा? उड़िया। तो उड़िया भाषा जो है 2014 में जुड़ता है। ठीक, इसके पश्चात ये तो पहले से जुड़े हुए 6 भाषा हो गए। इसके पश्चात जो है अभी 2024 में जुड़ा हुआ है कितने भाषा? 5 भाषा। वो कौन कौन से 5 भाषा याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5 भाषा। एक हो गया मराठी, दूसरा हो गया बंगाली, तीसरा असमिया। तो ये जो है 3 राज्यों के नाम में है। ये महाराष्ट्र में बोलने जाने वाला है, ये पश्चिम बंगाल में, और ये जो है असम में बोलने जा रहा है। 3 राज्यों के नाम पे। और जो 3 जो है जो जैन काल में और बौद्ध काल में बोलने जाने वाली प्रयोग किए जाने वाले भाषित है। एक हो गया प्राकृत और दूसरा क्यों? पाली। तो ये जो है 5 भाषाओं को 2024 में जोड़ा गया है। ठीक, तो इसे आप याद रखेंगे, टोटल 11 भाषाओं को। चलिए अब अगला देखिए, यहाँ हम इसे भी पढ़े थे, हिंदी विकास क्रम का सही प्रारूप क्या होगा। तो हिंदी का विकास जो है कैसे हुआ है उसका प्रारूप हम देखे थे। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है हिंदी में? सबसे पहले जो है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बाद जो है लौकिक संस्कृत आता है। लौकिक संस्कृत के पश्चात क्या बना था? पाली भाषा का होता है उद्भव। उसके बाद पाली के पश्चात जो है प्राकृत का उद्भव होता है। ठीक, फिर प्राकृत से अपभ्रंश बनता है, अपभ्रंश। तो इसी प्रकार आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। देखिए, सबसे पहले वैदिक, लौकिक, तो ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में ही वैदिक है, लौकिक है, फिर पाली है, प्राकृत, अपभ्रंश। तो ये इसमें है दिया गया है। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए उसके बाद यहाँ दिया गया है कथन, उसके आधार पर आपको आंसर देना है। तो कथन के आधार पर देखिए सबसे पहला कथन दिया गया है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो ये सही है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। और मूल संविधान में जो 8वीं अनुसूची था उसमें कितने भाषा थे? 14 भाषा थे। बाद में जो है 3 संविधान संशोधन हुए थे, मैं आपको चर्चा भी किया हूँ। कौन कौन सा? 21वां, 71वां और 92 संविधान संशोधन। शुरू वाले में 1 भाषा को जोड़ा गया, दूसरे वाले में 3 भाषा को जोड़ा गया और तीसरे वाले में जो है 4 भाषा को जोड़ा गया है। तो इस प्रकार जो है टोटल संख्या कितने हो गया है? 22 हो गया है। ठीक, चलिए अब अगला देखिए कथन दिया गया है उर्दू भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो उर्दू भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है कहा गया है, तो ये गलत हो जाएगा। तो उर्दू भाषा भी जो है 8वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक, तो 8वीं में ये भी शामिल है। अगला देखिए अंग्रेजी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो अंग्रेजी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ठीक, तो ये जो है सही है। तो कथन 1 और कथन 3 जो है सही है। तो याद रखेंगे जो है अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। ठीक, तो अंग्रेजी भाषा कभी भी इसमें नहीं लेना है आंसर आपको। 22 भाषाओं में शामिल नहीं है ये 8वीं अनुसूची के। चलिए अब अगला देखिए यहाँ जो है लिपि विकास क्रम की सार्थक व्याख्या निम्न में से कौन सा है। तो देखिए हम जो है इसे पीडीएफ जो पढ़े थे क्लास मैराथन क्लास उसमें से नहीं पढ़े हैं, तो आप यहाँ समझ लीजिए इसमें लिपि का जो विकास हुआ है वो किस क्रम में विकास हुआ है लिपि का, तो उसे भी जान लीजिए। तो लिपि का विकास कैसे हुआ है? तो सबसे पहले जो लिपि था वो चित्र लिपि था। सबसे पहले चित्र लिपि का प्रयोग किया गया, उसके बाद चित्रों को सूत्रों में बदला गया, तो चित्र से सूत्र लिपि पहुंचा। सूत्र के बाद जो है प्रतीकात्मक लिपि का प्रयोग किया जाने लगा। उसके बाद भावमूलक लिपि का प्रयोग किया जाने लगा। फिर लास्ट में जो है भावध्वनि मूलक लिपि का प्रयोग किया जाने वाला। उसके बाद जो है लेखन का जो लिपि है उसका विकास जो है इसके बाद होता है। पहले चरण में जो प्रारंभिक लिपियों का जो विकास हुआ वो इन 5 लिपियों का विकास हुआ था। प्रारंभिक में चित्र लिपि, सूत्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि और भावध्वनि मूलक लिपि। ठीक, उसके बाद फिर जो अभी लेखन की जो लिपि है वे जो प्रयोग करते हैं देवनागरी लिपि, ये सबका विकास हुआ है। ठीक, तो आप याद रखेंगे कौन सा है? सी। फिर इसके बाद जो ब्राह्मी लिपि होता है उनका विकास हुआ है। फिर बाद में जो है ब्राह्मी लिपि के बाद से फिर जो देवनागरी लिपि का विकास जो है ब्राह्मी लिपि के बाद हुआ है। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके पास चलिए यहाँ पूछा गया है असत्य कथन। देखिए असत्य कथन पूछा गया है, तो चलिए यहाँ पढ़ते हैं। ध्वनि श्रव्य रूप में व्यक्त होती है। ध्वनि जो है श्रव्य रूप में व्यक्त होती है, सही है। सिर्फ ध्वनि को सुना जाता है, इसे दृश्य लिपि के रूप में लिखा नहीं जाता है। लिपियां दृश्य रूप में व्यक्त होती है, तो लिपि दृश्य रूप में दिखता है लिपि जो है, इसीलिए लिख के दिखाया जाता है। देवनागरी लिपि का मूल ब्राह्मी लिपि है, तो मैं भी बताया कि ब्राह्मी लिपि जो है से ही देवनागरी लिपि जो है उत्पन्न हुआ है। तो ब्राह्मी लिपि देवनागरी का मूल लिपि है, तो ये भी सही है। अब भाषा की लघुत्तम इकाई शब्द है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। हम जो है शब्द के चरण पढ़े थे, तो भाषा के चरण में भाषा की लघुत्तम इकाई क्या था? भाषा की अगर देखें लघुत्तम इकाई तो मौखिक इकाई में कौन सा रहता है? ध्वनि रहता है। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होता है ध्वनि, और वही लिखित इकाई पूछा जाए तो सबसे छोटी इकाई क्या होता है? वर्ण। वर्ण जो है सबसे छोटी इकाई रहेगा। चलिए अब अगला देखिए, यहाँ सूची दिए गए हैं स्वर के प्रकारों का, और दूसरी सूची में जो है स्वर दिए गए हैं, तो इन्हें आपको सम्मिलित करना है कौन से प्रकार में कौन से स्वर आएंगे। तो ये भी हम पढ़े हैं। ह्रस्व स्वर अर्थात लघु स्वर। तो लघु स्वर में कौन कौन से आते हैं? अ आता है, तो अ आएगा, छोटा हो गया, छोटा ई हो गया, छोटा उ, ये जो आ जाते हैं ह्रस्व स्वर में, और री भी जो है इसी में आ जाता है ह्रस्व स्वर में। उसके बाद संयुक्त स्वर में देखिए, संयुक्त स्वर में कौन कौन से आएंगे? जो दोनों में से किसी एक चीज से दोनों से बना हो, तो किसी अलग अलग भिन्न भिन्न स्वरों से बना हो, वह चीज जो है संयुक्त स्वर के अंतर्गत। तो देखिए ए जो है दो से बना हुआ है, अ या आ के साथ जो है आप ई या फिर बड़ा ई लगा देंगे, तब जो है क्या बनता है? ए बनता है। तो ये क्या है? संयुक्त स्वर हो जाएगा। उसके बाद दीर्घ स्वर देखिए, दीर्घ स्वर जो है सस्वर्ण, तो एक समान स्वरों को मेल करने से जो है दीर्घ स्वर बनता है। ई और ई को मेल करेंगे तो क्या बनता है? बड़ा ई बनता है। तो ये जो है क्या हो जाएंगे? दीर्घ स्वर। और वैसे ही बड़ा आ भी दीर्घ स्वर के उदाहरण है, और बड़ा उ भी जो है दीर्घ स्वर का उदाहरण है। ठीक, और संयुक्त स्वर के उदाहरण में ए हो जाते हैं, ए हो जाते हैं, ओ हो जाते हैं, और अ हो जाता है किसके? संयुक्त स्वर में। फिर प्लुत स्वर देखिए, प्लुत स्वर में जो है 3 मात्रा का समय लगता है, तो प्लुत स्वर क्या हो गया? ओम। तो ओम जो है प्लुत स्वर है, तो जैसे ओम लिख रहे हैं तो ओम करके ऐसे लिखेंगे इसे, तो ओम में एक ओम लिख ले, उसके बाद यह कंटिन्यू चलते रहता है, तो ये 3 मात्रा का समय लेता है। तो इसका जो है 1 2 3 और 4 सभी जो है सुमेलित ऐसे टाइप का है। चलिए अब अगला देखिए, निम्न में से कौन सा अग्र स्वर है? तो हम इसका विभाजन किए थे स्वरों को जो है अग्र पश्च, जो इसका जो है जिह्वा के स्थिति के आधार पर, जिह्वा की स्थिति के आधार पर जो है हम वर्गीकरण किए थे। तो देखिए अग्र स्वर पूछा गया है, याद रखेंगे अग्र स्वर। तो 3 प्रकार से होते थे जिह्वा की स्थिति के आधार पर। एक अग्र स्वर था, दूसरा जो है मध्य स्वर था, मध्य स्वर, मध्य जिह्वा, और तीसरा क्या था? पश्च स्वर था।
ठीक, तो हम देखे थे कि मध्य में आपको मैं बताया था कि मध्य में सिर्फ किसके लेना है, अ को आप मध्य में ले लीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, जो संयुक्त वाले थे कौन कौन से, ई और ई, तो आप उच्चारण करके देखिएगा, ई ए, तो ई ए, ये दोनों किस में आते हैं, ये जो है इनका दोनों पेयर जो है किस में आ जाएंगे, अग्र में, फिर बचे हुए जो सभी जो है किस में आ जाएंगे, पश्चिम में आ जाएंगे। तो यहाँ देख लीजिए अग्र पूछा गया है तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, व्यंजन अंतस्थ व्यंजन, तो यहाँ जो है कौन सा व्यंजन जो है अंतस्थ व्यंजन दिया गया है, तो य र ल और व, चार ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे, य र ल और एक और कौन सा होता है, व। चलिए अगला देखिए, उपबन, इसमें दिया गया कौन सा उपबन जो है सत्य है, तो कौन सा उपबन सत्य दिया गया है, देखिए यहाँ उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन को उदाहरण दिया गया है, तो ये इसमें सही है कि नहीं आपको बताना है। तो पढ़ना, यहाँ उच्छिप्त व्यंजन लगा हुआ है तो ये सही है, ये उच्छिप्त व्यंजन होता है, और एक कौन सा होता है, यह होता है उच्छिप्त व्यंजन। ठीक, तो ये दोनों उच्छिप्त व्यंजन है, इसे द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। अगला देखिए अनुस्वार, अनुस्वार, ये बंदर में अनुस्वार लगा है तो जो अम का मात्रा लगा है इसे अनुस्वार कहेंगे। उसके बाद देखना है हंसना, हंसना ये क्या लगा है, अनुनासिक, तो ये अनुनासिक लगा है, चंद्र बिंदु को ही अनुनासिक माना जाता है। ठीक, उसके बाद सभी दिया गया है उपयुक्त सभी कथन सत्य है, तो सभी कथन जो है सत्य हो जाएंगे, ऑप्शन डी। चलिए उसके बाद देखिए, यहाँ व्यंजन के प्रकार दिए गए हैं और व्यंजन दिए गए हैं, उसके प्रकारों को आपको सम्मिलित करना है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए संघर्षी व्यंजन में जो है, संघर्षी व्यंजन में ह, तो संघर्षी व्यंजन में 4 व्यंजन आते हैं, जो 3 प्रकार के जो स होते हैं वे 3 प्रकार के स होंगे वो, और ये ह, ये सभी जो है संघर्षी व्यंजन है। उसके बाद देखिए अनुनासिक, अनुनासिक में जो पंचमाक्षर होंगे, पंचमाक्षर जो है स्पर्श व्यंजन के पंचम अक्षर, वो सभी जो है अनुनासिक के उदाहरण आ जाते हैं। पार्श्विक, देखिए पार्श्विक वर्ण जो है ल को पार्श्विक वर्ण माना जाता है, ल क्या है, एक पार्श्विक वर्ण है, तो ये सब फैक्ट को आप याद रखेंगे, ल पार्श्विक वर्ण है। और लुंठित वर्ण पूछा जाए तो कौन सा है, र, लुंठित वर्ण है र, तो इस प्रकार आप सम्मिलित कर लीजिएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अब मैथिली, देखिए ये जो है हमारे जो मैं आपको नोट्स दिया हूँ उसमें भी ये लिखा हुआ है, तो आप एक बार पढ़ के सकते हैं इसे। फिर साथ ही हम मैथिली भाषा को देखें हैं, मैथिली हिंदी क्षेत्र की बोलियों में से 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाली एकमात्र बोली है, यह निम्नलिखित में से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो मैथिली कौन सी उपभाषा के अंतर हम देखे थे, तो मैथिली को हम देखे थे किसके अंतर्गत, बिहारी, तो बिहारी के अंतर देखे थे, तो ये जो है बिहार उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है, तो बिहारी हिंदी भाषा के अंतर्गत आएगा। तो बिहारी के साथ कौन कौन सा, भोजपुरी आता था, भोजपुरी भाषा, और ये जो मैथिली तो हो गया, और साथ ही मगही, ये 3 भाषा जो है बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आता है। ठीक, तो आप याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब अगला देखिए, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है, तो देखिए डिंगल भाषा का संबंध जो है किस साहित्य से, राजस्थानी, तो डिंगल भाषा जो है राजस्थानी से संबंधित है। ठीक, चलिए अब अगला देखिए, तो यहाँ डिंगल भाषा राजस्थानी भाषा के साथ ही आता है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अब यहाँ शुद्ध शब्द का चयन करना है, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो है शुद्ध है। तो देखिए यहाँ क्या किया गया है, कैलाश, तो कैलाश ऐसा दिख रहा है पर ऐसा नहीं लिखते हैं, कैलाश में ये जो है कौन सा रहता है, पूरा सरौता वाला सा रहता है। एरावत, एरावत भी है अलग है, गलत है, इसमें जो है मात्रा रहेगा एरावत में। उज्जवल, तो उज्जवल भी हम देखे भी थे उसमें, तो उज्जवल में जो है ये ज जो है दोनों ज जो है छोटे रहते हैं, तो ये उज्जवल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए द्वारका, तो द्वारका शुद्ध लिखा हुआ है, तो द्वारका जो है यहाँ शुद्ध शब्द है। ठीक, तो द्वारका सही लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, परिच्छेद शब्द का संधि विच्छेद है, तो यहाँ परिच्छेद का आपको संधि विच्छेद करना है, तो परिच्छेद का संधि क्या हो जाएगा, परि प्लस छेद, तो परि प्लस छेद से बना हुआ है संधि, तो परि प्लस छेद। हम देखे थे कि जो है यहाँ कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो उसके सामने जो है कौन सा आ जाए, आ के अलावा कोई भी स्वर हो उसके सामने कौन सा आ जाए, ये छेद आ जाए, तो ये छ आ जाए किसी स्वर के सामने, तो ये छ के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या लग जाता है, च लग जाता है। ठीक, तो जिसमें च लग जाता है, ये कौन से संधि का था, व्यंजन संधि का उदाहरण में हम देखे थे इसे। ठीक, तो ये व्यंजन संधि है परिच्छेद, और इसमें परि प्लस छेद से बना हुआ है। चलिए पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पवन शब्द का भी हम देखे थे, तो ये कौन सा, पहले बताइए आप कौन सा स्वर है। तो देखिए यहाँ व लगा हुआ है, तो कौन सा ये स्वर हो जाएगा, ये पो प्लस अन से बना हुआ है, पो प्लस अन से बना हुआ है ये, और तो क्या हो जाएगा, ये पो प्लस अन से पवन हो जाता है। तो यहाँ कोई भी स्वर रहे और यहाँ कोई अ रहे तो क्या होता है, व में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो यह क्या हो जाएगा, यह जो है यड़ स्वर संधि का प्रकार है, हम आपको पढ़े ही है इसे, यड़ स्वर संधि का प्रकार है। चलिए सॉरी, यह आदि स्वर संधि का प्रकार है, ये कौन सा, यह आदि स्वर संधि का, क्योंकि यहाँ अ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ कोई अ या अ दिखे, अ दिखे या अ दिखे, वो क्या हो जाएगा, यह आदि स्वर संधि हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ कोई भी मात्रा नहीं है, सीधा क्या दिख रहा है, अ दिख रहा है, अ और व अ दिख रहा है, तो ये कौन सा, अयादि स्वर संधि हो जाएगा। अगला देखिए, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछा गया है, तो हम पढ़े हैं स्पर्श व्यंजन 5 गुना 5। ठीक, 5 कितना रहता है, 5
वर्ग रहते हैं और हर वर्ग में 5-5 वर्ण रहते हैं। तो कितना हो जाता है 25। तो इसका आंसर ऑप्शन में दिया है 25 नहीं दिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए शब्द और संधि। तो यहाँ शब्द दिए गए हैं और कौन से संधि के अंतर्गत आएंगे ये पूछा गया है। तो आप यहाँ देख लीजिए कौन कौन से संधि का उदाहरण है, आप यहाँ सम्मिलित करते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ जो आपको पहले दिख रहा है सामान्य रूप से उसे आपको मिलाना है। देखिए जैसे एकाएक, तो एकाएक में 2 बार डबल डंडी वाला मात्रा दिख रहा है। मैं आपको बताया था कि डबल डंडी जहाँ दिखिए तो कौन सा हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। ठीक, वृद्धि स्वर संधि, तो इसका जो है ऑप्शन वृद्धि हो जाएगा। उसके बाद देखिए अन्वय, तो यहाँ क्या दिख रहा है, व दिख रहा है, वन, अन्वय में व दिख रहा है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगा, यड़ स्वर संधि हो जाएगा। वही देखिए यहाँ पयोद, पयोद में जो है यह जो है पया या पया प्लस उद से बना हुआ है। ठीक, पया प्लस उद से बना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, पयोद। तो ये विसर्ग है, तो इसमें विसर्ग का प्रयोग किया जाएगा, तब विसर्ग संधि हो जाएगा। वही है दप्रुद, ये जो है व्यंजन संधि है, दप्तृप्त। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही शब्द का चयन करना है। तो यहाँ फिर से वो शुद्धि वाला है ना, वर्तनी शुद्धिकरण वाला है। तो देखिए शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। तो कौन सा जो है उन्मिलित के लिए जो है शुद्ध शब्द लिखा जाता है। तो देखिए उन्मिलित के लिए ये गलत हो जाएगा, उन्मिलिन के लिए ये भी गलत हो जाएगा, उन्मिलित तो ये भी गलत है। तो ये उन्मिलित, ये जो डी ऑप्शन है उन्मिलित, ये जो है इसका शुद्ध रूप है, तो उन्मिलित करके लिखा जाता है। तो आपको कुछ जो है अब जैसे बोलते हैं उस प्रकार जो है इसका उच्चारण लिखा जाता है, जिस प्रकार हिंदी भाषा को बोला जाता है उसी प्रकार लिखा जाता है। तो उसी प्रकार आप इसको भी बनाएंगे। अगर देखिए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो ये निर्मोही के लिए है। तो निर्मोही का कौन सा ऑप्शन यही हो जाएगा, निर्मोही इसका शुद्ध रूप दिख रहा है आपको। तो आप देखते ही आपका जिसमें दिख जाए कि शुद्ध रूप दिख रहा है, आप उसी को लगाइएगा। उसके बाद चलिए निम्नलिखित वर्णों में से कौन अल्प प्राण नहीं है। तो आपको अल्प प्राण नहीं है बताना है। देखिए अल्प प्राण के संबंध में मैं आपको कौन सा बताया था कि स्पर्श व्यंजन का सबसे पहले तो अल्प प्राण में कौन सा सभी स्वर आते हैं, बताया था सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। और साथ ही हम कैसे देखें स्पर्श व्यंजन, तो यहाँ स्पर्श व्यंजन दिए गए हैं क और ड, तो इसमें जो है कौन से रहेंगे, और यहाँ द्विगु वर्ण दिया गया है। ठीक, तो सभी जो द्विगु हैं ये महाप्राण में आ जाते हैं। तो दोनों द्विगु वर्ण हैं ये किस में आ जाएंगे, महाप्राण में। तो इस प्रश्न का तो उत्तर यही होगा कि कोई शक नहीं है। तो सभी द्विगु वर्ण जो है महाप्राण होते हैं। और साथ ही स्पर्श के लिए मैं आपको क्या अल्प प्राण और महाप्राण पहचानने के लिए जो है स्पर्श वर्ण के लिए क्या ट्रिक बताया था, ए एम ए। तो इस प्रकार जो है हम ट्रिक ज्ञात किए थे कि पहला तीसरा और पांचवा, तो पहला तीसरा पांचवा जो है क्या रहेंगे, अल्प प्राण रहेंगे। और दूसरा और जो है चौथा, ये दोनों क्या रहेंगे, महाप्राण रहेंगे। ठीक, तो इस प्रकार आप याद रखेंगे। अगला देखिए निम्नलिखित वर्ण में घोष वर्ण कौन सा है। तो इन वर्णों में जो है घोष वर्ण कौन सा है याद रखेंगे। तो घोष वर्ण सघोष और दोनों के लिए भी मैं आपको बताया हूं कि इसमें क्या था ट्रिक इसके लिए हमारा। तो इसमें लिए घोष वर्ण के लिए, घोष और अघोष के लिए क्या था, तो इस प्रकार था हमारा घोष और अघोष के लिए। तो ये जो है किसको दिखाएगा, अघोष को दिखाएगा, अघोष के लिए, और ये जो है घोष के लिए दिखाएगा। तो ये घोष वर्ण पूछा गया है। तो स्पर्श व्यंजन का कौन सा तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण जो है क्या रहेंगे, घोष वर्ण रहेंगे। तो देख सकते हैं हम, ये जो है शुरू वाले जो है क ख ग घ झ, दूसरा जो च छ छ ज, तो तीसरा वर्ण आ रहा है, तो ये भी क्या है, घोष वर्ण है, तीसरा वर्ण। वही ग जो है क वर्ग में जो है तीसरा वर्ण है, तो ये भी जो हो जाएगा। और ये जो है त वर्ग में जो है ट ढ ढ, तो त वर्ग में जो है ये तीसरा वर्ण है, तो ये भी जो है क्या आ जाएगा, घोष हो जाएगा। तो ये सभी जो है घोष वर्ण है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण वत्सर्य व्यंजन है। तो एक नया चीज है आपके लिए, तो वत्सर्य व्यंजन नहीं है पूछा गया है। ठीक, तो कौन सा नहीं है आपको बताना है वत्सर्य व्यंजन। तो चलिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि वत्सर्य व्यंजन होता क्या है। तो देखिए वत्सर्य व्यंजन जो है जिन व्यंजनों को उच्चारित करने के लिए जीभ को ऊपर से वत्सर्य कटक से छुआ जाता है, तो ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे वत्सर्य कहते हैं। उसको से अगर जीभ टच करता है उच्चारण करने के लिए या उससे पास लगाया जाता है, तब जो है उसे वत्सर्य व्यंजन कहेंगे। ठीक, तो जैसे इसका उदाहरण देखिए कौन कौन से इसके था, न बोल के एक बार देखिए, तो जो आपका जीभ जहाँ को टच कर रहा है वही वत्सर्य स्थान, वही स्थान जो है वत्सर्य। न, र, स, ल, ज, तो सभी को इसको आप उच्चारण करके देखेंगे तो उसका एक ही स्थान को टच कर रहा है वत्सर्य को। ठीक, तो वत्सर्य को जहाँ टच करता है वो सभी हो जाएंगे। तो देखिए इसमें कौन सा शामिल नहीं है, इस उदाहरण में म शामिल नहीं है, तो ये जो है नहीं होगा वत्सर्य। स है, ल है, न, ये सभी वत्सर्य है। इसके अलावा और कौन कौन से है, र भी वत्सर्य है, ज भी वत्सर्य है। ठीक, चलिए अगला देखिए संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन के प्रकार बताते हैं आपको। तो संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के थे। कौन कौन से थे, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक, और किन से मिल के बने थे ये भी हम चर्चा किए हैं। अगर आप वीडियो में देखे हैं आप देख सकते हैं, अच्छी तरह से आपको याद कराया गया था इसे।
चलिए अगला देखिए, निम्न में से कौन सा वर्ण दंतोष्ठ वर्ण है? तो दंतोष्ठ वर्ण कौन सा है? तो इसमें जो है दंतोष्ठ वर्ण हम देखे थे इसको भी, तो इसका उच्चारण स्थान देखे हैं, तो सभी वर्णों के स्थान देखे थे। तो दंतोष्ठ दांत प्लस ओष्ठ दोनों जगह जो प्रयोग किया जाता है वह कौन सा वर्ण था? एक मात्र थो वह वर्ण, तो वर्ण एक मात्र है जो दंतोष्ठ से बोला जाता है। उसके बाद यहाँ असत्य कथन चुनना है आपको। मुंह के खुलने के आधार पर दिया गया है प्रकारों को, यहाँ आप क्या बताना है? असत्य वर्ण। असत्य वर्ण आपको चुनना है। यहाँ देखिए, यहाँ कौन सा है? विवृत स्वर। तो देखिए इसका पहले अर्थ देखिए, तो विवृत का अर्थ क्या होता है? तो विवृत का अर्थ होता है अगर पूरा जो है मुंह जो है क्या हो? खुला हो, तो पूरा खुला हो, ओपन हो पूरा, तो विवृत। और वही संहित का क्लोज होता है, ठीक। तो इसका जो है विवृत का देखिए आधा ओपन हो जाता है, आधा खुला हुआ, और इसमें जो है आधा बंद हुआ। तो इसके आधार पर जो है इसका वर्गीकरण हम किए थे। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आया था देखिए, तो हम इसमें विवृत के अंतर्गत आ को रखे थे, ठीक। तो असत्य चुनने को बोला गया है, तो ये सही हो गया। आ को रखे थे, विवृत पूरा आ बोल के देखिएगा पूरा खुलेगा। वही आप जो है किसके अंतर्गत? सवृत। सवृत के अंतर्गत जो है पूरा क्लोज कौन से में होता है? सवृत में देखिए जो है इसमें होता है 4 में। तो एक ई हो गया, बड़ा ई हो गया, उसके बाद उ और बड़ा ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ, दोनों ऊ और जो दोनों ये जो है संवृत के अंतर्गत आता है। तो यही जो इसका सही उत्तर हो जाएगा असत्य, क्योंकि अ जो है किसमें आता है? अ जो है यह अर्धविवृत में, तो यह जो है अर्धविवृत में आएगा। अर्धविवृत में अ भी आता है, अ ए और औ, ये तीनों जो है किसमें आते हैं? अर्ध विवृत में आते हैं। और जो बच गए, कौन कौन से बच गए? ए बच गया है और ओ बच गया है, ये सभी किसमें आ जाते हैं? इसमें आ जाते हैं अर्ध संवृत में, ठीक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए अगला देखिए, अफीम का तत्सम शब्द क्या है? तो अफीम के लिए तत्सम शब्द, तो तत्सम और तद्भव शब्द भी पढ़े हैं। तो तत्सम शब्द क्या रहते हैं? जो संस्कृत से ज्यों को त्यों उठाया रहता है उसे तत्सम, और जो हिंदी उसका रूप परिवर्तित करके हिंदी के समान प्रयोग किया जाता है वे तद्भव शब्द होते हैं। तो अफीम का तत्सम बताना है आपको, तो एफीम गलत हो जाएगा, आफम गलत हो जाएगा। तो अहीफेन, तो अफीफेन जो है अफीम का तत्सम शब्द है, तो इसे याद रखेंगे। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होता है अगर तत्सम तद्भव शब्द याद रखना है तो। चलिए अगला देखिए, अर्ध तृतीय का तद्भव क्या होगा? तो अर्ध तृतीय ये संस्कृत से जैसे के तरह से उठाया गया है। अर्ध तृतीय का अर्थ क्या होता है? 3 से जो है आधा कम, तो 3 से आधा कम अर्थात कितना? 2.5 हो जाएगा। तो 2.5 को ही क्या कहा जाता है? तद्भव के रूप में 2.5 कहा जाता है, तो 2.5 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित कथन को पढ़कर विचार करिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ आपको सत्य कथन बताना है, सत्य कथन पूछा गया है। तो देखिए, द्विपटक का तद्भव दुपट्टा है। द्विपटक का तद्भव जो है दुपट्टा है, तो ये सही है। तलवार का तत्सम रूप क्या होगा? तरवारी, तो तलवार का तत्सम तत्वारी होगा। दोनों का तत्सम क्या होता है? द्रोण, तो ये भी सही है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे, दोनों का तत्सम रूप होता है द्रोण, तलवार का तत्सम रूप होता है तरवारी, और द्विपट ये तत्सम रूप है और इसका तद्भव रूप होता है दुपट्टा, ठीक। तो इससे दुपट्टा होता है, तो ये जो है आप याद रखेंगे। 3 यहाँ हो गए आपके, तो तीनों सही हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ देखिए फिर से दिया गया है, यहाँ से आप याद रख सकते हैं और कौन कौन सा, तो इसमें से आपका बहुत सारा बन भी जाएगा। तो देखिए हृदय, हृदय जो है हृदय को क्या कहा जाता है? हृदय, तो इसका जो है तद्भव रूप, तो हृदय तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या हो जाए? हिया हो जाता है, हिदा। उसके बाद देखिए ये हरित लिखा हुआ है, हरित कलर को दर्शा रहा है, इसे हरा कलर कहा जाता है, हरित और हरा। उसके बाद देखिए इसमें कौन सा दिया गया है? हरिक, तो हरिक क्या है? तो हरिक जो है किसको दर्शाता है? तो यह जो है हीरा को दर्शाता है। हरिक अर्थात हीरा होता है, ठीक। हरिक अर्थात हीरा, और हरिण, हरिण मतलब हिरण, तो हिरण को है हरिण से दर्शाया जाता है, ठीक। तो इस प्रकार जो है इसके अर्थों को समझिए। तत्सम और तद्भव रूप क्या क्या होते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है यहाँ से। वैसे देखिए अगला भी शब्द है तद्भव से, तो समापवर्तन। तो समापवर्तन ये जो है कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। समापवर्तन तत्सम शब्द है, इसका आपको तद्भव रूप बताना है। तो समापवर्तन कौन सा होता है? इसका अर्थ होता है समापवर्तन का समेटना। समापवर्तन अर्थात समेटना। तद्भव क्या है इसका? समेटना। अगला देखिए, उद्घाटन शब्द में उपसर्ग है, तो उद्घाटन में कौन सा उपसर्ग है? देखिए तो उपसर्ग वाला प्रश्न है, तो उत प्लस घाटन से बना हुआ है। ये कौन से बना हुआ? उद प्लस घाटन, ठीक। तो यहाँ दिया भी गया, देखिए उद प्लस घाटन से बना हुआ है, तो यहाँ उत्सर्ग क्या हो जाएगा? उद, तो ये उद, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इससे उद से और क्या क्या बना है? ऊंचा, ऊपर, उत्कर्ष, इसका अर्थ होता है, उद का अर्थ होता है ऊंचा, ऊपर, या उत्कर्ष जो है इसका अर्थ होता है। चलिए अब देखिए, प्रेषक में उपसर्ग क्या है? तो प्रेषक में कौन सा उपसर्ग है? तो प्र प्लस ईसक से बना हुआ है, प्र प्लस ईसक से बना हुआ है, तो प्र प्लस ईसक से बना हुआ है प्रेषक, ठीक। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? प्र उपसर्ग हो जाएगा। प्र का अर्थ क्या होता है? बहुत, विशेष, आगे। पराकाष्ठा में मूल शब्द क्या होता है? तो पराकाष्ठा का मूल शब्द आप देख सकते हैं, इसमें कौन सा हो जाएगा? काष्ठा, तो काष्ठा पराकाष्ठा में पराकाष्ठा, काष्ठा जो है मूल शब्द है, और परा जो है इसमें का उपसर्ग है। आगे देखिए, तांत्रिक शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तांत्रिक में तंत्र प्लस इक से बना हुआ है, तो देखिए तंत्र प्लस इक से, तो इसमें इक प्रत्यय हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
यहाँ आपको सुमेलित करना है, शब्द दिए गए हैं और उसके प्रत्यय को, तो इसके शब्द को प्रत्यय को आपको सुमेलित करना है। तो जैसे देखिए वैचारिक है, तो वैचारिक में कौन सा इक प्रत्यय लगा है, वैचार प्लस इक से बना है, तो वैचारिक में इक प्रत्यय, तो 1 का 4 हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो गया। उसके बाद देखिए पंचायत, पंचायत में कौन सा आयत, पंच प्लस आयत से बना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। नौकरानी, नौकरानी में क्या लगा हुआ है, तो नौकरानी में लगा है आनी, तो नौकर प्लस आनी से बना हुआ है, तो नौकरानी हो जाएगा। गुलाबी में गुलाब प्लस ई से, तो ई बस जुड़ा हुआ है इसमें, तो ये प्रत्यय है, तो प्रत्यय बाद में लगते हैं, उपसर्ग जो है पहले लगते हैं। ठीक, तो इसका जो है सही सम्मिलित हो जाएगा, सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको पूछा गया है सत्य कथन, तो सत्य कथन आपको बताना है। तो देखिए क्या दिए हैं, पहले देखिए प्राची शब्द में मूल शब्द प्राची है, तो प्राचीन शब्द का मूल शब्द होता है प्राची, तो प्राचीन में हम न प्रत्यय जोड़ के जो है प्राचीन शब्द बनाते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए मानवीय शब्द में प्रत्यय है वी, तो मानवी में जो है वी, तो ये गलत हो जाएगा। मानवीय शब्द में प्रत्यय होता है ई, तो मानव प्लस ई से बना हुआ है मानवी, मानव प्लस ई से बनता है मानवी। उसके बाद देखिए मंडली में प्रत्यय ई शब्द है, ई जो है प्रत्यय है, तो मंडली में मंडल प्लस ई से बनता है, मंडल प्लस ई अगर मिला दिया जाए तो कोई बनता है मंडली बनता है, तो ये भी सही है। तो एक सही है और 3 सही है, यहाँ सत्य कथन पूछा गया है, तो 1 और 3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगर देखिए कुटिल में मूल शब्द क्या है, तो कुटिल के लिए मूल शब्द क्या होगा, कुट प्लस इल, तो कुट प्लस इल से बना हुआ है कुट, तो देखिए इसमें छोटा कुट जरूर है परंतु ये जो है बड़ा कुट से बना हुआ है, तो कुट जो है मूल रूप से जो है शुद्ध रूप होता है कुट का, इसमें क्या जोड़ दिया गया है, इल, तो इल जोड़ दिया गया है, तो यहाँ देखिए छोटा ई है और इसके सामने ट है, ट के साथ इल लगा है, तो क्या बन जाता है, ये जो मात्रा है ये जो है छोटा है, ये जो सॉरी ये बड़ा है, ये छोटा हो जाता है अगर छोटी ई लगा हुआ है तो। ठीक, तो कुटिल हो जाएगा ये, कुटिल, देखिए कु से उल्टा कु हो गया है। पद यात्रा में कौन सा समास होगा, तो पद यात्रा में अब यहाँ से समास के प्रश्न है, देखिए तो समास पूछा गया है, तो पद यात्रा, तो पद यात्रा का अगर हम जो है क्या करें, संधि विग्रह चले, तो इसका संधि विग्रह करके देखिए पद यात्रा का अर्थ आप कैसे समझते हैं, तो पद यात्रा अर्थात पद के द्वारा यात्रा, पद के द्वारा यात्रा। ठीक, तो पद के द्वारा यात्रा करना जो है क्या कहलाता है, पद यात्रा, पद अर्थात पैर से जो यात्रा करते हैं वही जो है पद यात्रा कहलाता है। तो देखिए हम जो कारक के प्रकार पढ़े, कितने प्रकार के कारक पढ़े, 8 प्रकार के जो कारक पढ़े हैं, उसमें के द्वारा किसके लिए विभक्ति के रूप में प्रयोग होता था उसे देखिए, तो यह किसके लिए प्रयोग होता था कारक जो है, तो कारक जो है करण, तो करण तत्पुरुष समास में प्रयोग होता था, तो ये जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत करण जो तत्पुरुष समास है उसके लिए जो है प्रयोग होता था। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को, कर्ता तो इसमें नहीं होता है, कर्म से स्टार्ट होता है, कर्म, कर्म का ने, कर्म को सॉरी कर्म को, उसके बाद करण के द्वारा या से, संप्रदान के लिए या फिर को होता है, अपादान से होता है पृथक करने के लिए, संबंध का के की होता है, अधिकरण में या पर लगता है, और संबोधन इसमें भी नहीं होता है, कर्ता और संबोधन नहीं होते हैं। 6 प्रकार के जो है तत्पुरुष समास होते हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, के द्वारा लगा हुआ है तो करण तत्पुरुष समास। वही देखिए निम्न में से कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास है, तो यहाँ अधिकरण का पूछा गया है, तो अधिकरण में क्या लगता है आप देखिए, तो अधिकरण में कौन सा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो में या पर का प्रयोग करते हैं। तो दिया गया है आत्मनिर्भर, तो ये नहीं होगा। तो देखिए यहाँ दिया गया है राजभवन, तो राजा का जो भवन होता है कौन सा दिया गया है, अभिकरण, तो अभिकरण में कौन सा रहता है, राजा का भवन, तो इसमें क्या पूछा है, उदाहरण नहीं है पूछा गया है। तो देखिए राजा का भवन, तो राजा का भवन होता है, राजभवन किसे कहते हैं, राजा का भवन, तो राजा का भवन क्या हो जाएगा, ये जो है नहीं होगा, तो क्योंकि राजा का भवन है, तो राजा का किस में आता है, संबंध, संबंध बोधक में आता है ये, संबंध तत्पुरुष समास में आएगा। ठीक, बाकी देखिए आत्मनिर्भर, तो आत्मनिर्भर में क्या होगा, आत्म मतलब स्वयं पर निर्भर रहना, आत्मनिर्भर रहेगा स्वयं पर, तो यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद हरफन मौला, तो हरफन मौला, तो हरफन में मौला। उसके बाद कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ होता है, तो इसमें भी में या पर जिसमें आ रहा है वे अधिकरण रहेंगे। चलिए अगला देखिए समासिक शब्द, तो यहाँ समासिक शब्द और समास को आपको सही सुमेलित करना है। तो यहाँ देखिए कौन कौन से समास के अंतर्गत आएंगे, कौन कौन से, तो देखिए यहाँ कौन सा दिया गया है, दशक, दशक अर्थात ये संख्या दिखा रहा है 10 को, तो ये किसमें आ जाएगा, द्विगु, तो द्विगु समास दिया हुआ है चौथे में, तो चौथे में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए सिंधु हृदय, तो सिंधु हृदय, इसमें क्या दिख रहा है आपको, सिंधु के समान हृदय होना चाहिए, अर्थात इसमें उपमा दिया जा रहा है, उपमेय उपमान जिस अर्थात विशेषण लगा हुआ, जो हृदय कैसा है, सिंधु के समान है, तो इसमें विशेषण लगा है, तो विशेषण किसमें लगता है, कर्मधारय समास में। भीम अर्जुन, तो भीम और अर्जुन, तो भाई के बीच तुलना किया जा रहा है, भीम या अर्जुन, तो भीम और अर्जुन ये किसमें आ जाएंगे, द्वंद्व समास में आ जाते हैं। वही शैलपुत्री, तो शैलपुत्री, शैलपुत्री एक अर्थ हो सकता है, 2 अर्थ निकल सकता है, एक जो है पत्थर की पुत्री, पत्थर शैल अर्थात पत्थर होता है, पत्थर की पुत्री निकलेगा, अथवा क्या निकलेगा, शैलपुत्री। अगर भाषा देखें तो यह जो है देवी माता दुर्गा का ही नाम है शैलपुत्री, तो ये जो किसमें आ जाएगा, बहुव्रीहि समास में आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार आप इसका सही उत्तर आंसर कर सकते हैं।
उसके बाद चलिए शिक्षा पद्धति में कौन सा सिद्धांत है। तो शिक्षा पद्धति का अगर हम क्या करें, इसका हम निकालें, इसका समास विग्रह करें तो शिक्षा पद्धति अर्थात शिक्षा की पद्धति को हम क्या कहेंगे, शिक्षा देने की जो पद्धति है उसे ही शिक्षा पद्धति कहा जाता है। तो इसमें क्या लग रहा है, शिक्षा की पद्धति, तो की और क्या किसमें लगता था, संबंध। तो संबंध तत्पुरुष समास में है, इसमें का की क्या के की ये सब जो है लगता है कारक विभक्ति के रूप में। ठीक, तो संबंध तत्पुरुष समास इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का भेद है। तो इसमें से कौन सा तत्पुरुष समास का भेद है आपको बताना है। तो देखिए इसमें तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो है हम जो 6 प्रकार पढ़े हैं उसके अलावा जो कारक के अंतर्गत 6 प्रकार पढ़े हैं उसके अलावा जो है ये 3 प्रकार और है, अलुक समास, उपपद समास और मध्य पद लोपी समास। तो इन 3 पदों को भी आप याद रखेंगे, ये 3 प्रकार और है तत्पुरुष समास के। तो उपरोक्त सभी जो है तत्पुरुष समास के जो है प्रकार हैं। अब अगला देखिए, यावत जीवन का समास विग्रह क्या होगा। तो यावत जीवन का समास याद क्या होगा, युवा जीवन, जब तक जीवन है, जीवन के अनुसार मृत्यु होते ही। तो यावत जीवन का अर्थ होता है जब तक जीवन है, जब तक जीवन है अर्थात यावत प्लस जीवन से बना हुआ है, यावत प्लस जीवन से बना हुआ है यावत जीवन। तो यह जो है इसका अर्थ निकलेगा जब तक जीवन है। तो देखिए यहाँ यावत और ये जीवन, तो ये यावत की वजह से इसका जो है अर्थ बदल रहा है जीवन का। तो यहाँ जो है पूर्व पद प्रधान है, और पूर्व पद प्रधान किसमें होता है, अवयवी भाव समास में। अवयवी भाव जो समास है उसमें जो है पूर्व पद प्रधान होता है, तो ये अवयवी भाव समास का प्रकार हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, यहाँ समासिक पद दिए गए हैं, फिर इसके समास विग्रह दिया गया है। तो आप इसे समास विग्रह के आधार पे सुमेलित करना है। देखिए 4 पाई ये संख्या वाला है, मतलब द्विगुण है, चतुष्पदी, त्रिभुवन, त्रिकोणा। तो ये सभी जो है किसके द्विगुण समास है उसके उदाहरण दिए गए हैं। ठीक, तो इसमें 4 पाई दिया है, जिसके 4 पैर हो वो जो है 4 पाई कहलाता है। तो देखिए 4 पैरों का समाहार 4 पाई हो जाएगा। चतुष्पदी जिसके 4 पद हो, 4 पदों का समाहार इसका चतुष्पदी। उसके बाद त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार, 3 भुवनों का समाहार जो है 3 भुवन, तो ये हो जाएगा। इसके बाद त्रिकोणा जो है 3 कोणों का समाहार हो जाता है। तो इस प्रकार ये सम्मिलित हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। चलिए अगला देखिए, आप तन मन धन में कौन सा समास है। तो हम देखे थे तन मन धन में कौन सा समास था, द्विगु समास, क्योंकि एक साथ जो है प्रयोग किया जा रहा है। तो द्विगु का भी हम 3 प्रकार देखे थे, वैकल्पिक द्विगु समास, समाहार द्विगु प्रकार, इतरे द्विगु समास। तो देखिए ये है तन मन धन, तो तीनों चीजों का जो है अलग अलग अर्थ निकल रहा है। तन मन और धन तीनों को अलग अलग जो है समान अर्थ निकल रहा है। ठीक, मतलब अलग अलग जो है समान रूप से विशेष है सभी, तो सभी समान रूप से विशेष रहे। तन मन धन तो समान विशेषता है, तो इसमें कौन सा हो जाता है, इतरे द्वंद्व समास। तो समान रूप से सभी का अर्थ देखिए, तन मन और धन ये सभी का अलग अलग जो है समान रूप से अर्थ प्रकट करते हैं। और वही देखिए वैकल्पिक किसको कहा जाता है, जिसे 2 में से किसी एक चिन्ह है, जैसे धर्म अधर्म, ये इन दोनों में से अगर आपको चुनना था, धर्म और अधर्म एक साथ लिखा है, तो ये किसमें था, वैकल्पिक में। वही समाहार के लिए क्या देखे थे, जो एक साथ बहुत सारी चीजों को प्रयोग किया जाता है, जो एक ही के, जैसे घर में यूज करने वाले हैं, जैसे नमक हो गया, नमक, हल्दी, मिर्च, ये लकड़ी, ये सब जो है ये सब एक्स्ट्रा करके जो प्रयोग करते हैं वो जो है समाहार जो रहते हैं वो किस में आते हैं, समाहार द्वंद्व समास में आते हैं। चलिए अगला देखिए, सूचिका शब्द किसका तत्सम शब्द है। तो सूचिका तत्सम शब्द जो है सुई के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सुई है, इसे जो है सूचिका का क्या है, तद्भव रूप है। तो सूचिका संस्कृत में प्रयोग किया जाता है सुई के लिए। चलिए उपसर्ग वी का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ वी उपसर्ग है, उसका अर्थ क्या निकलता है, अभाव को दर्शाता है, विशेषता को भी दर्शाता है, भिन्न को भी। तो ये जो है अभाव, विशेष और भिन्न सभी को दर्शाता है उपसर्ग वी। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा संयुक्त उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। तो संयुक्त उपसर्ग का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो देखिए संयुक्त उपसर्ग का उदाहरण बताना है आपको, जो नहीं है उसे। तो कौन सा नहीं होता है संयुक्त उदाहरण, देखिए संयुक्त उदाहरण पहले होता क्या है, संयुक्त उपसर्ग, उसे समझ लीजिए। तो संयुक्त उपसर्ग में जो है एक या एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, उसे जो है संयुक्त उपसर्ग कहा जाता है। तो जो शब्द जो है एक या एक से अधिक उपसर्गों से मिलकर बना हो वो संयुक्त उपसर्ग। तो देखिए यहाँ जो इसका आंसर हो जाएगा संविधान। तो देखिए पर्यावरण, देखिए पर्यावरण परि प्लस आ प्लस वर्ण से बना हुआ है, तो 2 उपसर्गों से बना हुआ है। इसमें वर्ण में 2 उपसर्ग बने हैं, तो पर्यावरण। अनावरण में देखिए अन्न प्लस आ प्लस वर्ण से बना हुआ है, तो ये भी 2 उपसर्ग लगे हुए हैं। संप्रदान में संप प्लस प्र प्लस दान से, तो ये जो है सम और प्र 2 उपसर्ग लगे हुए हैं। वही संविधान कैसे बनता है, सम प्लस विधान से बनता है संविधान। ठीक, तो इसमें सिर्फ एक ही उपसर्ग है, तो ये सिंपल उपसर्ग है। तो ये जो बाकी सभी जो एग्जाम्पल है संविधान के अलावा ये सभी संयुक्त उपसर्ग के उदाहरण है। अगला देखिए, निम्न में से किस शब्द में बद उपसर्ग नहीं है। तो बद उपसर्ग किसमें नहीं लगा है, आप देखते ही जान लेंगे। इसमें बदनसीब इसमें लगा हुआ है, बदबू इसमें भी लगा है, बदमाश इसमें भी लगा है। अब देखिए बकायदा, तो बकायदा में जो है इसमें नहीं लगा है, इसमें सिर्फ बा उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक,
चलिए अगला देखिए, इनमें से कौन सा एक ऋण शब्द नहीं है। तो यहाँ ऋण शब्द बताइए, ऐसे शब्द होते हैं जो स्वतंत्र शब्द होते हैं उन्हें ऋण कहा जाता है, तो इसमें ऋण शब्द नहीं है बोला गया है। तो घोड़ा एक ऋण शब्द है, घड़ा भी एक ऋण शब्द है, जल भी एक ऋण शब्द है। और यहाँ देखिए जलज, जलज में जो है ज लग गया है तो इसका अर्थ परिवर्तित हो गया है, तो ये जो है ऋण शब्द नहीं है, ये जो है योग ऋण शब्द होता है, योग ऋण। उसके बाद देखिए यहाँ शब्द उसके प्रकार दिए गए हैं, आपको सम्मिलित करना है शब्द और उसके प्रकार को। तो यहाँ कौन कौन से शब्द के क्या क्या प्रकार है, तो देखिए कमल, कमल क्या है, एक रूढ़ शब्द होता है, कमल एक रूढ़ शब्द है। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जो है ये यौगिक शब्द है, दो प्रधान और मंत्री दो शब्दों से मिलकर बना होता है, वो यौगिक शब्द है। वही देखिए जल्दी, जल्दी ये क्या है, ये जो है एक योग रूढ़ शब्द है, तो जल्दी एक योग रूढ़ है, जल प्लस धी से बना हुआ है, जल प्लस धी से बना हुआ है, ये जो है योग रूढ़ शब्द है। वही कल, कल कौन सा है, अनिकार्थी शब्द है, अनिकार्थी शब्द है कल। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, तो इसका अब मिला सकते हैं, कौन सा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, निम्न में से किस एक का अर्थ जलज नहीं है। तो किसका अर्थ जलज नहीं है बताना है। तो जलज का क्या क्या पर्यायवाची होता है, तो जलज के लिए हम कमल का प्रयोग करते हैं, मोती का, शंख का, और साथ में मछली का भी प्रयोग करते हैं। तो मोती, शंख, मछली, चंद्रमा ये सभी जो है क्या है, जलज के पर्यायवाची है, और बादल जो है नहीं है इसका पर्यायवाची। ठीक, चलिए अगला, यहाँ शब्द दिए गए हैं उसके अर्थ, तो इसको सम्मिलित करना है शब्द और उसके अर्थ को। तो यहाँ नंदन, नंदन किसे कहा जाता है, बेटा या पुत्र को नंदन कहते हैं। पय अर्थात जो होते हैं पीने वाला चीज, क्या है यहाँ दूध है। परिग्रह, परिग्रह का अर्थ होता है शपथ, और भाव का अर्थ होता है जन्म, तो इसके अर्थ सम्मिलित है। उसके बाद अगला देखिए, निम्न में से क्या खंड का अखंड का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ अखंड का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताता है। अखंड का मतलब जिसका कोई टुकड़ा ना किया जाए, तो टुकड़ा ना किया जाए वे अखंड कहलाता है। तो देखिए अविभक्त का वही अर्थ निकलता है जो अखंड का रहता है, तो ये पर्यायवाची है। पूरा, पूरा अर्थात जो कंप्लीट है उसे कहा जाएगा, मतलब इसका भी टुकड़ा नहीं हुआ है। समग्र, समग्र भी पूरा का अर्थ निकलता है, तो ये सभी समान अर्थ दे रहे हैं, इसका अर्थ इस अखंड के पर्यायवाची है ये। और वही अवय, अवय का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ा, तो अंश या टुकड़ा होता है इसका अर्थ पर्यायवाची अवय के लिए। यहाँ बहुत सारे पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं ताकि आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ ये वाजी, वाजी किसे कहते हैं सबको पता है, घोड़ा, वाजी का पर्यायवाची घोड़ा होता है। उसके बाद रसाल का पर्यायवाची क्या होगा, तो रसाल अर्थात रस वाले क्या, कौन सा फल है, रस वाला फल कौन सा है, आम, तो आम जो है रस वाला फल है यहाँ, तो आम का इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कादम्बरी, कामदूती, मधुकंठ, इसके पर्यायवाची बताना है आपको। कादम्बरी, कामदूती, मधुकंठ के पर्यायवाची, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए मधुकंठ, मधुकंठ किसके होते हैं, तो कोयल, कोयल का कंठ मधु होता है, इसे कामदूती भी कहते हैं, कादम्बरी भी कहते हैं, तो ये सभी कोयल का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ शब्द दिए गए हैं उसके पर्यायवाची शब्द आपको सम्मिलित करना है। तो देखिए अत्यंत, अत्यंत दिया गया है, अत्यंत का क्या हो जाएगा, अत्यंत का पर्यायवाची असीम होगा, अत्यंत असीम सब एक ही है। अद्वितीय, अद्वितीय का अनुपम, अद्वितीय का अनुपम हो जाएगा। वही अनादर करने का क्या हो जाएगा, अवज्ञा हो जाएगा, और अधीर का हो जाएगा उद्दीपना। ठीक, अनादर का अवज्ञा हो जाता है, अनादर और अवज्ञा दोनों एक ही है, मतलब पर्यायवाची शब्द ही तो मिलाना था हमें, तो ये जो है इसका सही मेल हो जाएगा। चलिए अगर अगला देखिए, पुलिन का पर्यायवाची, तो पुलिन किसके लिए प्रयोग किया जाता है, पुलिन जो है कि किनारा, तो किनारा का पर्यायवाची होता है पुलिन, तो किनारा का पर्यायवाची आप याद रखेंगे, जैसे ये एक बना हुआ है तो इसके किनारे को हम पुलिन कहते हैं। चलिए अगला है, निम्न में से क्या पवन का पर्यायवाची नहीं है। तो पवन के लिए आप जान रहे हैं वायु होता है, अनिल, मारुत, मारुत, प्रभंजन, ये सभी इसके पर्यायवाची है। तो देखिए मारुत हो जाता है, मारुत है, अनिल है, और प्रभंजन दिया गया है यहाँ, तो ये सब पवन के पर्यायवाची है। और नेमी, नेमी या किसका है, पृथ्वी का पर्यायवाची है, पृथ्वी को कहा जाता है नेमी। अगला देखिए शब्द और पर्यायवाची, तो यहाँ शुद्ध, यहाँ बताना है आपको शब्द के पर्यायवाची। तो देखिए युद्ध है, तो युद्ध को क्या कहा जाता है, तो युद्ध को जो है इसको समर, युद्ध को जो है समर कहा जाता है, पर्यायवाची इसका युद्ध का समर हो जाएगा। यम के लिए कौन सा हो जाएगा, यम के लिए जो है ये पिंगल, तो यम के लिए पिंगल हो जाएगा। मृत्यु के लिए काल हो जाएगा, और बंदर के, सॉरी बंदर का पिंगल होता है, एक मिनट, युद्ध है, युद्ध का हो जाएगा समर, ये सही है। उसके बाद क्या है, मृत्यु, मृत्यु का होता है काल, बंदर का होता है पिंगल, और यम का होता है कृतांत। तो 1 2 3 4 इसका सभी सुमेलित है। ठीक, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 1 2 3 4 ऑप्शन ए। उत्तर का विलोम शब्द क्या है, तो उत्तर का विलोम शब्द आपको बताना है, तो उत्तर का क्या हो जाता है, निरुत्तर, अनुत्तर नहीं होगा, याद रखना है, क्या हो जाएगा, निरुत्तर होता है उत्तर का विलोम शब्द। उसके बाद अलंकार का पर्यायवाची क्या होगा, अलंकार के लिए पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हैं कौन कौन से, अलंकार के लिए क्या होता है, भूषण होता है, आभूषण, और इसके साथ साथ आभरण भी होता है, भूषण, आभूषण, आभरण, ये सभी क्या है अलंकार के पर्यायवाची। वही जो है महायोम, महायोम यह जो है नहीं है, महायोम जो है इसका अंतरिक्ष का पर्यायवाची है, अंतरिक्ष को महायोम कहा जाता है, तो ये अंतरिक्ष का पर्यायवाची हो जाएगा।
उसके पश्चात देखिए यहाँ शब्द दिए गए हैं, उसके विलोम शब्द आपको सम्मिलित करना है। तो इसके विलोम शब्द आपको सम्मिलित करना है। तो देखिए अभ्यंतर, इसका विलोम पूछा गया है, याद रखेंगे। अभ्यंतर, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अभ्यंतर का हो जाएगा बाह्य। अभ्यंतर मतलब अंदर होता है, और इसका बाह्य, इसका उल्टा अंदर हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा। उसके अस्त का आप सबको पता है, अस्त का क्या होता है? उदय होता है। उग्र है, उग्र का क्या होगा? सौम्य होगा। व्यास का समास होगा। तो ये सभी आप याद रखेंगे। अब यहाँ देखिए छाया का विलोम शब्द क्या है? तो यहाँ छाया का विलोम शब्द आपको बताना है। तो छाया का जो पर्यायवाची शब्द है प्रतिबिंब, चरित्र, विछाया, ये सब इसके पर्यायवाची है। और प्रतिछाया इसका क्या हो जाता है? प्रतिछाया। छाया का प्रतिछाया जो है विलोम शब्द हो जाता है। छाया उसके ऊपर प्रतिछाया। समोच्च शब्द का पाहन का अर्थ बताना है आपको। देखिए ये समोच्च शब्द वाले हम इस टॉपिक को नहीं किए थे, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए हैं हम समोच्च शब्द के अर्थ। तो यहाँ से बहुत सारे शब्दों का अर्थ आपको पता चल जाएगा। देखिए पाहन और पाहुन, अब इसमें से अगर ये समोच्च शब्द आपको बनाना है तो ये आपको कठिन नहीं रहता है, याद रखेंगे। तो देखिए किसी भी जो दो दिए गए रहते हैं समोच्च शब्द, उसमें से आप किसी एक का भी अर्थ अगर आपको पता है तो उसके आधार पर आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ आपको कौन सा अर्थ पता होगा, जैसे पाहन है ये और पाहुन है, तो ये पाहुन का अर्थ आप समझ रहे होंगे। पाहुन मतलब हो जाए, हमारे छत्तीसगढ़ में भी पहुना बोलते हैं, तो उसी से बना हुआ है, पाहुन से बना हुआ पहुना। तो इसका अर्थ होता है अतिथि। तो अतिथि को हम क्या कहते हैं? पाहुन कहते हैं। तो पाहुन से अगर आपको पता है अतिथि होता है, तो आप देख लीजिए ये पहला स्थान और दूसरा स्थान, जैसे स्थान है उसी के आधार पे आपको अर्थ मिलाना रहता है। तो पाहुन का अर्थ अतिथि किस में दिया गया है? देखिए अतिथि इसमें दिया गया ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी में अतिथि है, तो पाहन का क्या हो जाएगा? पत्थर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो पाहन का अर्थ पत्थर और पाहुन का अर्थ अतिथि होगा। चलिए अगला और देखिए प्रसाद का विलोम शब्द क्या होता है? प्रसाद, तो प्रसाद का विलोम होता है विषाद होता है। ठीक। अब उसके बाद देखिए चूर चूर्ण समोच्च शब्द है। तो यहाँ चूर और चूर्ण दिया हुआ है, तो चूर और चूर्ण दिया हुआ है, तो इसमें से आप किसी एक का भी जान रहे हैं। मान लीजिए आप चूर का जान रहे हैं, ठीक, चूर का आप जान रहे हैं, तो चूर का अर्थ होता है चूर्ण, चूर का अर्थ होता है चूर्ण होता है। ठीक, तो इसका देखिए चूर्ण किसमें दिया गया है? पहले में। तो चूर्ण जो है सिर्फ ऑप्शन ए में दिया गया है, चूर्ण हो गया। तो चूर्ण का क्या हो जाएगा? चोटी। तो याद रखेंगे चूर का हो गया चूर्ण और चूर्ण का हो जाएगा चोटी। ठीक। अगला देखिए समोच्च शब्द और इसके अर्थ आपको सम्मिलित करना है। तो समोच्च शब्दों का अर्थ सम्मिलित करना है। तो देखिए यहाँ ये ध्वनि है और ये ध्वनि, तो इसमें से कौन सा ध्वनि का आपका अर्थ पता होगा? ये ध्वनि, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? धनवान है ये। धनवान, तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है? धनवान। तो पहले ही ऑप्शन के दूसरा वर्ड क्या है? धनवान है। तो इस ध्वनि का अर्थ क्या हो जाएगा? स्त्री। तो ध्वनि में अगर छोटी का मात्रा का है तो उसका अर्थ होता है स्त्री। उसके बाद देखिए भृत्य और भर्त, इन दोनों में से आपको भृत्य का आंसर पता होगा। तो भृत्य मतलब क्या होता है? सेवक। तो भृत्य पुरुष रहता है प्यून का, तो सेवक रहता है, तो वो क्या होता है? सेवक। तो सेवक इसमें दिया गया है। तो भर्त का अर्थ क्या हो जाएगा? स्वामी। भर्त का हो जाएगा स्वामी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। तो बी का जो है 4 हो जाएगा और ए का 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए बंद और बंध, बंद और बंध में बंध, बंध है ये और बंध है, तो बंध का आपको अर्थ पता होगा। बंध का अर्थ होता है बंधन, तो बंधन बनाना। तो यहाँ दिया बंधन दिया गया है, तो बंध का क्या हो जाएगा? रोक। बंध और बंधन, तो बंध का रोक हो जाएगा और बंधन का बंध का बंधन हो जाएगा। वही नीर, और नीर में क्या? नीर का आपको अर्थ पता है। नीर का अर्थ क्या होता है? जल। जल को ही नीर कहा जाता है, पर्यायवाची है नीर और नीर। तो नीर जल किसमें दिया है? जल और घोषला। तो ये नीर का मतलब होता है घोषला और नीर का मतलब होता है जल। तो ये समुच्चय अर्थों को आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए यहाँ भी एक दिया गया है समुच्चय अर्थ, इसके भी आपको क्या अर्थ बताना है। तो देखिए समुच्चय शब्द लक्ष्य और लक्ष्य दिया गया है, तो आप कौन सा लक्ष्य? इसका तो अर्थ आपको पता होगा, लक्ष्य अर्थात उद्देश्य होगा। उद्देश्य, उद्देश्य इसका है, तो किसमें उद्देश्य दिया है? पहला वर्ण, इसमें नहीं दिया है, इसमें भी नहीं दिया है और इसमें भी नहीं दिया है, तो ये उद्देश्य इसमें दिया है, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। तो लक्ष्य का क्या अर्थ निकल रहा है? लाख। तो लक्ष्य का लाख और लक्ष्य का है उद्देश्य। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला देखिए यहाँ कटक और कटुक, तो कटक और कटुक दिया हुआ है। तो कटक और कटुक, तो कटुक का आप जान रहे हैं कड़वा। तो कड़वा जो है शुद्ध रूप से कैसे लिखाता है? कड़वा। तो कटक कटुक का होता है कड़वा। तो देखिए कड़वा किसमें दिया हुआ है? तो किस कड़वा इसमें दिया गया है। इसमें देखिए ये जो है अशुद्ध रूप है कड़वा, तो इसे नहीं लेंगे, जो शुद्ध रूप लिखाता है उसी लेना है आपको। तो कड़वा ये है, तो कड़वा का और इसका कटक का अर्थ हो जाएगा सेना। तो यहाँ सेना का भी अर्थ याद रखेंगे आप, क्या होता है? कटक कहते हैं सेना को। चलिए अगला देखिए वर्ण और वर्ण, तो ये भी समुच्चय है। वर्ण, वर्ण और वर्ण, तो इसमें देखिए वर्ण का अर्थ आपको पता ही होगा। तो वर्ण का मतलब होता है क्या? चुनाव करना। तो चुनाव करना वर्ण है। तो इसमें वर्ण का इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ जो है वर्ण, पहले आप ढूंढ लेंगे चुनाव। वर्ण किसमें दिया है? इसमें चुनाव करना दिया है, दूसरे में इसमें नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया है, तो ये सभी आपसे गलत हो जाएंगे। तो चुनाव इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ण का, और इसका अर्थ क्या निकल जाएगा फिर? वर्ण का घाव। तो घाव और चुनाव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है अर्थ पूछा गया है, तो घट का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है पूछा गया है। तो घट के क्या क्या अर्थ होते हैं उसे समझिए। तो घट को क्या? हृदय होता है, घड़ा और शरीर। तो घड़ा, शरीर, हृदय, ये सब के लिए घट शब्द का प्रयोग करते हैं। तो घट का अर्थ हृदय, घड़ा, शरीर होता है, मोक्ष नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर है मोक्ष। विधु का अनेकार्थी शब्द निम्न में से क्या है? तो विधु के लिए अनेकार्थी शब्द क्या प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए बाण का प्रयोग नहीं करते हैं। चांद, राक्षस और कपूर नहीं करते हैं, पूछा गया है। विधु का अनेकार्थी शब्द क्या नहीं है? तो चांद है, राक्षस है और कपूर। चांद, राक्षस और कपूर है विधु का
अनिगार्थी शब्द बाण जो है नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक है? तो यहाँ व्यक्तिवाचक, अब जो है संज्ञा, संज्ञा से प्रश्न है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है आपको बताना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी का नाम होता है, देखिए घोड़ा, घोड़ा कौन सा है? तो घोड़ा जो है एक पूरा संप्रदाय को दर्शाता है, घोड़ा की जातियों को दर्शाता है, तो ये कौन सा है? जातिवादक है। वही लेखक जो है पूरा जाति का दर्शा रहा है, तो ये भी जो है जातिवादक है। तूफान भी, बहुत सारे तूफान होते हैं, तो ये जाति को, देखिए हिमालय जो है एक पर्वत का नाम है, तो पर्वत इसमें का क्या है? जातिवाचक, और पर्वत का नाम क्या है? हिमालय, तो हिमालय जो है क्या है? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगले में देखिए, अगले शब्द में जो है जातिवाचक शब्द संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा है आपको बताना है। देखिए यहाँ जो है जातिवाचक ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी का नाम नहीं दिया गया है, तो ये ज्वालामुखी है, होता है ज्वालामुखी, बहुत सारे प्रकार होते हैं। फिर दूसरा किताब, किताब के भी कोई नाम नहीं होता, ये भी एक जाति है, किताब जो है पुस्तकों की जाति को दर्शा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? जातिवाचक हो जाएगा। तो ए और बी दोनों सही है। यहाँ देखिए सतपूर्णा, तो सतपूर्णा एक पर्वत का नाम है, पर्वत इसमें का जातिवाचक है, और ये सतपूर्णा जो है नाम है, तो ये जो है क्या हो जाएगा? तो ये जिसका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो ये कौन सा है? ए और बी इसके दोनों जो है क्या है? जातिवाचक है। अगला देखिए, ल किस प्रकार का व्यंजन है? तो ल को हम देखे थे, तो ये दिए गए व्यंजनों में से कौन सा है? स्पर्श व्यंजन, नासिक के व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, लुंठित व्यंजन। तो किनसे पार्श्विक व्यंजन के रूप में जाना जाता है ल को, और यह जो है कौन से में आता है? य, र, ल, व। ये जो है ल किसमें? अंतस्थ व्यंजन में आता है, अंतस्थ व्यंजन में, और साथ ही पार्श्विक व्यंजन भी कहलाता है अलग से। चलिए अब अगला देखिए, सुमेलित करना है आपको, शब्द दिए गए हैं और उसके संज्ञा, तो कौन से प्रकार के संज्ञा के अंतर्गत आएंगे शब्द आपको बताना है। तो देखिए महाभारत, तो महाभारत जो है ये कौन सा? व्यक्तिवाचक होता है, नाम है महाभारत, ग्रंथ का नाम है महाभारत। और तेल, तेल क्या है? ये द्रव्य का पता चल रहा है, तेल एक द्रव्य है, तो ये द्रव्यवाचक हो जाएगा, द्रव्यवाचक। और ढेर, ढेर समूह को दर्शाता है, बहुत सारे ढेर जो है समूह को दर्शाता है, तो ये क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। बचपन, बचपन से बचपना बनता है, तो ये क्या हो जाएगा? भाववाचक। ठीक, तो ये इस प्रकार के ये जो है प्रकार है। समीप शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो समीप, इसका भाववाचक में आप परिवर्तित करना है, तो इसे समीप को हम क्या लिख सकते हैं? समीपता भी लिख सकते हैं, या समीप भी लिख सकते हैं। समीपता और समीपता दोनों भाववाचक रूप में बदल सकते हैं, तो इसका दोनों इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, कंप्यूटर शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो कंप्यूटर शब्द में आपको संज्ञा बनाना है, तो यह जो है कौन सा संज्ञा है? तो कंप्यूटर, पूरा कंप्यूटर जाति को दर्शाता है, तो ये जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से शब्द स्त्रीलिंग है? तो यहाँ स्त्रीलिंग शब्दों को आपको पहचानना है। देखिए लोकपाल पुल्लिंग है, खरगोश पुल्लिंग है, मक्खी, मक्खी जो है ये स्त्रीलिंग है, गिदड़ जो है क्या है? ये भी जो है पुल्लिंग है। तो बाकी लोकपाल, खरगोश, गिदड़ ये सभी पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग, और यहाँ मक्खी जो है स्त्रीलिंग है, तो मक्खी आ जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आपको फिर से यहाँ पुल्लिंग पूछा गया है, तो बैंक दिया है, रबर, राशन, इनमें से सभी, तो बैंक, रबर, राशन ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक, तो सभी हो जाएंगे बैंक, रबर, राशन। तो इन उदाहरणों से आप याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं हर बार पुल्लिंग स्त्रीलिंग से। यहाँ देखिए, चलिए अब यहाँ क्या करना है? सुमेलित, कौन सा जोड़ी जो है सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है पूछा गया है। देखिए कर्ता, कर्ता का जो है यहाँ पुल्लिंग है, यहाँ स्त्रीलिंग दिया है। कर्ता के लिए स्त्रीलिंग कौन सा? कत्री, तो ये सही है, कत्री स्त्रीलिंग प्रयोग करते हैं कर्ता के लिए। दाता के लिए दाती, तो ये गलत है। दाता के लिए कौन सा? दात्री, तो ये पहला ही, दूसरा जो है गलत हो गया। दाता के लिए हम कौन सा? दात्री का प्रयोग करते हैं। ठीक, नेता के लिए नेत्री का प्रयोग करते हैं, ये सही है। विधाता, विधात्री, तो ये भी सही है। तो 1, 3 और 4 जो है सही हो जाएंगे, तो 1, 3, 4 इसमें ऑप्शन सी में है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो आपको पुल्लिंग नहीं है बताना है। तो मंथ के नाम में जो है जुलाई जो है स्त्रीलिंग में होता है, तो जुलाई को स्त्रीलिंग में लिया जाता है। ठीक, तो मार्च, अप्रैल जो है पुल्लिंग है। चील शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? तो चील शब्द के लिए पुल्लिंग क्या करते हैं? चीला, चील, चेला। तो इसमें देखिए चील शब्द के लिए कोई पुल्लिंग जो है क्या बनाते हैं? इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर आ जाएगा। चील शब्द का अगर पुल्लिंग बनाना है तो आप उसके सामने क्या? नर लिखते हैं। तो चील जो है एक स्त्रीलिंग रहता है चील, इसका पुल्लिंग बनाना हो तो नर चील लिखना पड़ता है। ठीक, तो नर चील लिखेंगे, तो नर चील इसका पुल्लिंग होगा। मामा शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो मामा शब्द का कोई बहुवचन नहीं होता है, मामा स्वयं जो है क्या है? एक बहुवचन शब्द है, तो मामा इनमें से कोई नहीं आ जाएगा, मामा एक स्वयं बहुवचन शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? यहाँ आपको बहुवचन बताना है, कौन से शब्द बहुवचन। तो मुख्य रूप से ये प्राण हो गया, लोग हो गया, ओंठ, ये सभी जो है क्या? खुद में स्वयं में जो है बहुवचन है, तो इसके लिए अलग से कोई बहुवचन नहीं लगता। प्राण हो, लोग हो या ओंठ हो, ये सब बहुवचन ही है। ओंठ देखिए दो जो है खुद ओंठ, एक को अलग से नहीं कहते हैं ओंठ, वैसे लोग जो है बहुत सारे लोग ही रहते हैं, प्राण बहुत सारे प्राण रहते हैं। ठीक, तो ये जो है एक ही है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द सदैव एक वचन है? तो एक वचन में आने वाले कौन से शब्द है? तो प्रत्येक एक वचन है, हर एक ये भी एक वचन है, अक्षत, अक्षत नहीं है, इसका जो है बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो प्रत्येक और हर, हर एक ये जो है एक वचन, दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला देखिए निम्नलिखित कौन सी जोड़ी सुमेलित है, तो इसमें से कौन सा जोड़ी सुमेलित है आपको बताना है। तो एक वचन और बहुवचन में देखिए, तो नारी, तो नारियों के लिए इसका बहुवचन नार्य हो जाएगा। स्त्री के लिए स्त्री जन होता है, ये भी सही है। पाठक, पाठक के लिए पाठक गण का प्रयोग करते हैं। अधिकारी के लिए अधिकारी वर्ग का बहुवचन प्रयोग करते हैं, तो सभी सुमेलित हैं। तो 1 2 3 4 इसके सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द एक वचन है, तो आपको यहाँ एक वचन शब्द ढूंढना है। आंसू, आंसू बहुवचन है, बहुत सारे आंसू एक साथ। उसके बाद देखिए चांदी, चांदी एक वचन है। सोना, सोना भी एक वचन है। चांदी और सोना एक वचन है, तो बी और सी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक हम प्रकार देखे थे, तो कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के कारक होते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ 6 7 9 दिया गया है, तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। 8 प्रकार के कारक होते हैं। कौन कौन सा है आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, पूरा हम पढ़ाए हुए हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध कारक, अभिकरण कारक और संबोधन कारक, 8 प्रकार के कारक होते हैं। उसकी विभक्तियों को ही पढ़ा है, उसके ही संबंधित आगे प्रश्न भी है। देखिए द्वारा शब्द किस कारक को प्रदर्शित करता है, तो द्वारा शब्द जो है किस कारक के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हम किसके लिए, करण के लिए। तो करण के लिए हम क्या करते थे, द्वारा शब्द का प्रयोग करते थे। तो एक बार चलिए रिवाइज कर दीजिए। कर्ता ने करण को, सॉरी, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, से और के द्वारा जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है, करण के लिए। संप्रदान के लिए और को, ये जो है संप्रदान के लिए। अपदान से ही प्रयोग करते हैं इसमें भी और करण में भी। तो ये अपदान के लिए जो प्रयोग करते हैं से, वे पृथक करण को दर्शाता है। उसके बाद संबंध इसमें का, के, की का प्रयोग करते हैं। का, के, की का प्रयोग जो है संबंध के लिए, और वही जो है हम अधिकरण में क्या, में या पर उपसर्ग, में और पर उपसर्ग क्या विभक्ति का प्रयोग करते हैं। वही संबोधन क्या है, हे, अरे, ओ, ये सब जो है वो क्या रहता है, जो संबोधन करने के लिए प्रयोग करने वाले शब्द वो संबोधन कारक में रहता है। तो इसमें क्या है, द्वारा, तो द्वारा, से, के द्वारा, ये सब किस में प्रयोग किया जाता है, करण कारक में प्रयोग किया जाता है। अगर देखिए यहाँ सुमेलित करना है आपको, कारक और उसकी विभक्ति दिया गया है, तो अभी हम चर्चा किए हैं। तो कर्म कौन सा हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को। उसके बाद करण इसमें नहीं है, करण के लिए से या के द्वारा प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए संप्रदान के लिए प्रयोग करते हैं। संप्रदान के लिए अपदान से, तो अपदान में से प्रयोग होता है, ये पृथक करण वाला से रहता है, पृथक करण को दर्शाता है। उसके बाद संबंध का, की, के, तो संबंध में का, की, के का प्रयोग करते हैं। फिर अधिकरण रहता है, तो अधिकरण के लिए का, में या पर का ऑप्शन रहता, तो वो जो है अभिकरण के लिए में या पर का ऑप्शन अभिकरण के लिए हो जाता। चलिए अगला देखिए, अब मेज पर कॉपी रखी है, वाक्य में कौन सा कारक है, तो देखिए यहाँ पर दिखा हुआ है मेज पर कॉपी रखा है। तो अभी बताया मैं, पर किसके होता है, अधिकरण कारक के लिए होता है। अधिकरण कारक में पर का प्रयोग किया जाता है या में का। जिस पर क्रिया का प्रभाव व फल पड़े कौन सा कारक कहलाएगा, तो जिस पर क्रिया का प्रभाव और फल पड़ता है वह जो है कर्म कारक कहलाता है। कर्म कारक में क्रिया का प्रभाव व फल दोनों पड़ते हैं कर्म कारक में। चलिए अगला देखिए, मेरा भाई आया है, तो देखिए यहाँ विलुप्त है, यहाँ कारक दिख नहीं रहा है, बस आपको समझ के बताना है कि इसमें कौन सा कारक है। मेरा भाई आया है, तो इसे क्या अर्थ निकल रहा है, मेरा भाई आया हुआ है, तो मेरा भाई आया है, इसमें क्या आ जाएगा, देखिए ये जो है इसमें कौन सा लगा हुआ है, तो इसका देख सकते हैं संबंध कारक। तो मेरा भाई आया है, तो इसमें लोप हो गया है किसका, का, के या की, ये कारक विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो इसमें कारक दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा भाई आया हुआ है, तो ये जहाँ लोप रहता है, तो ये भी संबंध कारक का ही उदाहरण है। चलिए अगला देखिए, यहाँ दिया गया है क्या कि यहाँ शब्द दिया गया है, आपको उसका क्या बताना है, अनेक शब्दों के अर्थ के रूप में बताना है। तो अनेक शब्द का एक अर्थ बताना है आपको। तो यहाँ क्या है, शब्द दिया है मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान। तो मन में होने वाला ज्ञान या स्वाभाविक ज्ञान, इसे क्या कहा जाता है, अंतर ज्ञान कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, यहाँ भी जो है उसी प्रकार है, अनेक शब्दों का एक शब्द वाला क्वेश्चन। तो इसमें अनेक शब्द में क्या दिया है, जिसका हाथ बहुत तेज चलता है। तो जिसका हाथ बहुत तेज चलता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्षिप्र हस्त। तो क्षिप्र हस्त बहुत तेज चलता है जिसका हाथ, उसे कहा जाता है क्षिप्र हस्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। उसके बाद देखिए आज का जो अंतिम प्रश्न है, तो अंतिम प्रश्न क्या दिया है, ये भी अनेक शब्दों के एक शब्द में है। तो अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना, तो अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना कहलाता है संश्लेषण। तो संश्लेषण कहलाता है, अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना संश्लेषण कहलाएगा। तो कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन बी। ठीक, तो हमने जो है पूरा हिंदी के जो है कितने 100 क्वेश्चन पूरा हमने सॉल्व कर लिए। तो इससे आपका अच्छे से तैयारी हो गया होगा। आप जो है बस मुहावरों वगैरह को और देख लीजिएगा, जिससे जो है प्रश्न वैसे आपको देख के ही अर्थ समझ आ जाएगा। तो इस प्रैक्टिस से उम्मीद है आपको फायदा होगा। इससे जो है आपका जो है सी सेट क्लियर करने में जो है आपको आसानी हो जाएगा। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ी भाषा का भी जो है ऐसी 100 प्रश्नों में जो है हल करेंगे। ठीक, तो इससे आपका प्रैक्टिस हो जाए और सी सेट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।